हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा 10 मिनट वीडियो सीरीज चल रहा था, आज उसमें हम एक करेंट का महत्वपूर्ण मुद्दा एक देश एक चुनाव के ऊपर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो आपके वर्तमान में जो भी आप वनडे एग्जाम देंगे, चाहे आप सीजीपीएससी प्री का दीजिए या आने वाला कोई भी व्यापम का एग्जाम देंगे, तो आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो आज हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो यहां से पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो भी आप वनडे एग्जाम देंगे उसके लिए। ठीक है, जैसे कि एक देश एक चुनाव के लिए कौन सी समिति बनी थी जिन्होंने सिफारिश की, संसदीय समिति क्या होता है, 129 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक क्या है, ये सभी मुद्दों पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया कीजिए। ऐसा नहीं, आप लोग कई देख रहा हूं मैं कि वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन वो लाइक वाइक नहीं करते। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। एक देश एक चुनाव। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी संसद में जो है, विशेषकर लोकसभा में 129 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। क्या है? 129 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। तो इस विधेयक से संविधान में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं वो देखते हैं, क्योंकि अभी विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है, संयुक्त संसदीय समिति बनी है, उसके पास गया, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये पारित होगा। तो हम यहां पर ये देखना चाहते हैं कि इस विधेयक पर क्या क्या बातें हैं जिससे संविधान में कोई परिवर्तन आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले 129वां नंबर का संविधान संशोधन विधेयक 2024। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि संविधान संशोधन, जो आपका संविधान में संशोधन होता है वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत होता है। सबसे पहले आप यही जान लीजिए, जो संविधान में संशोधन होता है तो आपका कोई भी संविधान में संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के तहत होता है। क्लियर? आर्टिकल नंबर 368 संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। अब ये देखते हैं 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 क्या है। तो सबसे पहले आपके संविधान में इस विधेयक से एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा। अगर यह पारित हो जाता है तो आपके संविधान में एक नया अनुच्छेद जुड़ेगा, अनुच्छेद 82 क या 82 ए, जो अभी संविधान में नहीं है। अब ये 82 ए है क्या, वो देख लेते हैं। सबसे पहले, राष्ट्रपति साधारण चुनाव के पश्चात लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख को जारी की गई सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अनुच्छेद के उपबंधों को प्रवित कर सकेगा और अधिसूचना की वह तारीख नियत तारीख कहलाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो आपका अगला लोकसभा चुनाव होगा, जो आपका अगला लोकसभा चुनाव कब होगा, तो अभी आपका माना जा रहा है अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होगा। तो 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा या जब भी लोकसभा का साधारण निर्वाचन होगा, उस साधारण निर्वाचन के बाद जब लोकसभा का प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा, यानी प्रथम अधिवेशन होगा, उस दिन राष्ट्रपति एक घोषणा करेगा। उस दिन राष्ट्रपति एक घोषणा करेगा कि आने वाले समय में कब से एक देश एक चुनाव लागू होगा। समझ आ रहा है? यानी आपका जब लोकसभा के एक साधारण निर्वाचन जब हो जाएगा, अगला साधारण निर्वाचन, उस लोकसभा की प्रथम बैठक पर राष्ट्रपति ये घोषणा करेगा कि एक देश एक चुनाव जो है वो कब से लागू होगा। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगा, तो लोकसभा चुनाव जब 2029 में हो जाएगा, उसके बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होगी तो राष्ट्रपति बोलेगा कि अगले 5 साल बाद, यानी अगला जो लोकसभा चुनाव होगा 2034 में, 2034 से लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो याद रखिएगा, ऐसा बोला गया कि लोकसभा का जो अगला साधारण निर्वाचन होगा, उसके बाद जो आपका प्रथम बैठक होगी लोकसभा की, वहां पर राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि एक देश एक चुनाव कब से लागू होगा। तो यही बोल रहे हैं, राष्ट्रपति साधारण चुनाव के पश्चात लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख को जारी की गई सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अनुच्छेद के उपबंधों को प्रवृत्त कर सकेगा और अधिसूचना की वह तारीख नियत तारीख कहलाएगी। यानी वो कब से लागू होगा, वो उसकी तारीख ही नियत तारीख कहलाएगी। आगे अगला है अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 क्या है? अनुच्छेद 83 है अवधि,
जो आपकी लोकसभा की अवधि होती है वो अनुच्छेद 83 है, जबकि जो विधानसभा की अवधि होती है वो अनुच्छेद 172 है। तो क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में किसी बात के होते हुए भी नियत तारीख के पश्चात और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हुए किसी साधारण चुनाव में गठित सभी विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने बोला कि 2034 से एक देश एक चुनाव लागू होगा, यानी 2034 में जो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल होंगे वो साथ में चालू होंगे, यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा। तो मान लेते हैं किसी विधानसभा का चुनाव 2032 में हुआ था, मान लेते हैं किसी विधानसभा का चुनाव 2032 में हुआ था, तो इसको तो 5 साल तक काम करना था, कब तक, 2037 तक। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने बोला है 2034 से एक देश एक चुनाव साथ में होगा, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे, तो इनका कार्यकाल जो है ये लोकसभा के चुनाव जैसे ही होंगे, लोकसभा के चुनाव आने वाले होंगे उसी समय इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यानी 2034 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब विधानसभा का कार्यकाल बचे रहने के बावजूद अगर एक देश एक चुनाव की तारीख आ गई तो उसके पहले जितने भी राज्यों की विधानसभा है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और सभी के चुनाव 2034 में साथ में हो जाएंगे, ये बोल रहा है। अगला देखते हैं, इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी विधानसभा के लिए एक साथ साधारण चुनाव कराएगा और भाग 15 के उपबंध इस चुनाव को यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे उपांतरण सहित लागू होंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका जो भी राष्ट्रपति ने तारीख तय होगा वहां पर उस तारीख के मतलब उस सन में क्या करेगा, जो आपका केंद्र का निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराएगा। तो जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे उसको साधारण निर्वाचन कहा जाएगा। साधारण निर्वाचन का मतलब यहां से आपके लोकसभा और आपके विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा और लोकसभा और विधानसभा जो है उसका चुनाव कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग कराता है, तो इसको एक साथ साधारण चुनाव करवाएगा, यानी लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव करवाएगा। कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग करवाएगा। आगे देखते हैं, अगला है, एक साथ चुनाव से तात्पर्य लोकसभा तथा सभी विधानसभा के एक साथ गठन के लिए आयोजित आम चुनाव है। यानी एक साथ चुनाव का मतलब क्या है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, ये इसका मतलब है। आगे, यदि निर्वाचन आयोग की यह राय है कि किसी विधानसभा के निर्वाचन लोकसभा के साधारण निर्वाचन के साथ नहीं कराए जा सकते तो वह राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर सकेगा कि वह आदेश द्वारा घोषित करे कि उस विधानसभा के निर्वाचन बाद की तिथि में कराए जाए। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव 2034 में एक साथ हो रहा है, लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य मान लेते हैं जहां पर 2034 में विधानसभा चुनाव किसी कारणवश नहीं कराए जा सक रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग क्या बोलेगा, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि आप एक अधिसूचना जारी करो कि छत्तीसगढ़ का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ नहीं होगा। समझ आ रहा है? यानी यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर 2034 में राष्ट्रपति ने घोषित किया कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना है, लेकिन किसी कारणवश किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो पा रहा है, कोई भी कारण वहां पर मौजूद है जिस कारण किसी भी विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं हो पा रहा। मान लेते वो छत्तीसगढ़ राज्य ही है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2034 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसके साथ विधानसभा का चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को सलाह देगा कि आप बोल सकते हो कि राष्ट्रपति को बोलेगा कि आप एक अधिसूचना जारी करो कि छत्तीसगढ़ का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होगा। क्लियर है? अब मान लेते हैं छत्तीसगढ़ का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हुआ, लेकिन लोकसभा का चुनाव 2034 में हो गया और बहुत सारी राज्यों की विधानसभा का चुनाव भी 2034 में हो गया, तो ये लोकसभा का कार्यकाल कब कंप्लीट होगा, तो 2034 में यदि लोकसभा का चुनाव हुआ है तो ये कार्यकाल 2039 में जाकर खत्म होगा। तो अगर मान लेते हैं 2034 में छत्तीसगढ़ की विधानसभा का चुनाव नहीं हो पाया, छत्तीसगढ़ की विधानसभा का चुनाव 2036 में संपन्न हुआ, मान लेते हैं
2034 में छत्तीसगढ़ की विधानसभा का चुनाव नहीं हो पाया, 2036 में छत्तीसगढ़ की विधानसभा का चुनाव हुआ, तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा 2036 से 2041 काम नहीं करेगी, ये उतना ही काम करेगी जितना 2039 में कंप्लीट हो जाए। यानी अगर किसी विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं भी हो पाता और विधानसभा का चुनाव बाद में भी होता है, तो ऐसी स्थिति में भी उस विधानसभा का कार्यकाल तभी खत्म होगा जब लोकसभा का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा हो। यानी ये विधानसभा का कार्यकाल भली 2036 से 41 तक होना था 5 साल, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, इसका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा लोकसभा के कार्यकाल के साथ 2039 में। क्लियर है? तो यही चीज आपको छठवां पॉइंट बता रहे हैं, जहां विधानसभा के लिए निर्वाचन खंड 5 के अधीन स्थगित कर दिया गया है, वह अनुच्छेद 172 में किसी बात के होते हुए भी विधानसभा का पूर्ण कार्यकाल उस तारीख को समाप्त होगा जिस तारीख को साधारण निर्वाचन में गठित लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त हुआ था। यानी जब लोकसभा का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है, उस विधानसभा का कार्यकाल भी वहीं पर आकर कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसका कार्यकाल पूरा 5 साल नहीं रहेगा, उसका कार्यकाल उतना ही होगा जितना लोकसभा का बचा हुआ कार्यकाल है। यहां पर समझ आ रहा है? तो दोनों का कार्यकाल एक साथ कंप्लीट होगा, तभी तो अगला चुनाव एक साथ करा पाएंगे। इसलिए अगला देखते हैं, निर्वाचन आयोग इस अनुच्छेद के अधीन किसी विधानसभा के निर्वाचन का अधिसूचित करते समय उस तारीख की भी घोषणा करेगा जिसको विधानसभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यानी अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल लेट चालू हो रहा है, यानी लोकसभा चुनाव के साथ उसका चुनाव नहीं हो पाया है और विधानसभा का चुनाव जो है बाद में कराया गया है, तो निर्वाचन आयोग जब अधिसूचना जारी करेगा ना कि ये विधानसभा का कार्यकाल इतना होगा, तो बताएगा कि उसका कार्यकाल कितना होगा। तो कब तक खत्म होगा? जब ये लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो निर्वाचन आयोग पहले ही बता देगा कि इसका कार्यकाल पूरा 5 साल नहीं रहेगा, जो लोकसभा का बचा हुआ कार्यकाल है उतना कार्यकाल रहेगा, यह अधिसूचित करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 83 में भी संशोधन होगा। अभी एक नया अनुच्छेद जोड़ रहे थे 82A, अगला होगा अनुच्छेद 83 में संशोधन। अनुच्छेद 83 क्या है? लोकसभा की अवधि है। इसमें क्या संशोधन होगा वो देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 83 में खंड 2 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे। यानी आपका जो संविधान का अनुच्छेद 83 है उसमें उपधारा 1 और उपधारा 2 है, खंड 1 और खंड 2। इसके बाद खंड 3, 4, 5 जोड़ा जा रहा है। क्या है? लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि को लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल कहा जाएगा। यानी लोकसभा की पहली बैठक से लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल होगा, उसी को पूर्ण कार्यकाल कहा जाएगा। आगे, जहां लोकसभा अपनी पूर्ण अवधि की समाप्ति से पूर्व विघटित हो जाती है, वहां विघटन की तारीख से लेकर प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष के बीच की अवधि को उसकी शेष अवधि कहा जाएगा। मान लेते हैं कि 2034 में लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, और 2036 में लोकसभा भंग हो जाती है, तो इनको काम कितना करना था? 2034 से 2039 तक काम करना था। लेकिन 2036 में लोकसभा किसी कारणवश भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो आपका 2036 से 2039 का समय बचेगा, इसी को समय को क्या कहा जाएगा? शेष अवधि कहा जाएगा। क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल पूरा 5 साल था, लेकिन किसी कारणवश 2034 में लोकसभा का गठन हुआ, पहली बैठक हुई, तो 2034 से 2039 तक उनको काम करना था। लेकिन 2036 में वो लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई। तो जो आपका 2036 से 2039 तक के बीच का समय को क्या कहा जाएगा? शेष अवधि कहा जाएगा। अब क्या होगा इसको समझो। अब मान लेते हैं 2036 में लोकसभा भंग हो गई, उसका कार्यकाल 2034 से 2039 था, लेकिन 2036 में क्या हुआ? लोकसभा भंग हो गई। तो अब लोकसभा भंग हो जाएगी तो 6 माह के भीतर नए लोकसभा चुनाव करवाना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा भंग हो गई है। तो लोकसभा भंग होगी तो 6 माह के भीतर नई लोकसभा का चुनाव होगा। अब नई लोकसभा चुनाव के पश्चात जो लोकसभा की पहली बैठक होगी, प्रथम बैठक होगी, तो लोकसभा यहां से 5 साल काम नहीं करेगी, वो शेष अवधि के लिए काम करेगी। शेष अवधि जो बची थी यानी 2039 तक ही ये काम करेगी। कहने का मतलब, अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होगा, लेकिन अगर लोकसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो नई लोकसभा का गठन किया जाएगा और नई लोकसभा का कार्यकाल पहले वाली जो लोकसभा चल रही थी उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। जैसे पंचायतों में होता है, सेम चीज यहां पर भी ले आई गई है। तो याद रखिएगा, अगर लोकसभा अपने समय से पहले भंग हो जाती तो जो नई लोकसभा का चुनाव होगा तो नई लोकसभा पुरानी लोकसभा के बचे हुए कार्यकाल के लिए काम करेगी, अगर उसने 5 साल कंप्लीट नहीं किया था तो याद रखिएगा,
खंड 2 में किसी बात के होते हुए भी जहां लोकसभा अपनी पूर्ण अवधि की समाप्ति से पहले विघटित हो जाती है, वहां ऐसे विघटन के कारण हुए चुनाव के अनुसरण में गठित नई लोकसभा यदि पहले विघटित ना कर दी जाए तो ठीक पूर्ववर्ती लोकसभा की शेष अवधि के बराबर अवधि तक बनी रहेगी। इस अवधि की समाप्ति लोकसभा का विघटन मानी जाएगी। यानी उसको वो शेष अवधि के लिए काम करेगी, बचे हुए कार्यकाल के लिए, और जैसे ही वो समय खत्म होगा लोकसभा खुद विघटित हो जाएगी। आगे देखते हैं, लोकसभा को उसके शेष कार्यकाल के लिए गठित करने के लिए चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा। यानी अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा 5 साल चलना है तो 5 साल जो चलेगा उसको साधारण निर्वाचन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यानी साधारण चुनाव बोलेंगे। लेकिन अगर लोकसभा समय से पहले भंग हो जाती है और भंग होने पर जो नई लोकसभा बनेगी वो शेष अवधि के लिए काम करेगी, तो ऐसे चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक लोकसभा 2034 से 39 काम करना था, अब 2036 में लोकसभा भंग हो गई, तो जो नई लोकसभा स्टार्ट होगी वो 2036 से 39 काम करेगी। तो जो 2036 में चुनाव होगा ये आम निर्वाचन यानी साधारण निर्वाचन नहीं, इसको मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा। ऐसे चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पर अनुच्छेद 172 में संशोधन। अनुच्छेद 172 क्या है? अनुच्छेद 172 है विधानसभा का कार्यकाल। अनुच्छेद 172 है विधानसभा का कार्यकाल। क्या है? खंड 1 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे। यानी अनुच्छेद 172 में ये वाले पॉइंट को जोड़ा जा रहा है। क्या पॉइंट है? राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि को राज्य विधानसभा का पूर्ण कार्यकाल कहा जाएगा। सेम लोकसभा टाइप है कि विधानसभा का कार्यकाल भी उसकी पहली बैठक से 5 साल का होगा। खंड 2 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात जहां राज्य विधानसभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व विघटित हो जाती है, वहां विघटन की तारीख से लेकर प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष के बीच की अवधि को शेष कार्यकाल कहा जाएगा। सेम चीज लोकसभा में मैंने बताया कि 2034 से 39 मान लेते हैं इनका कार्यकाल है, 2036 में ये भंग हो जाती है विधानसभा, तो विधानसभा का चुनाव होगा, तो जो विधानसभा चुनाव होगा उसके बाद जो नई विधानसभा चुनी जाएगी वो शेष कार्यकाल के लिए चुनी जाएगी। वही चीज बोल रहा है। खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां राज्य विधानसभा अपनी पूर्ण अवधि की समाप्ति से पूर्व विघटित हो जाती है और ऐसे विघटन के फलस्वरूप हुए चुनाव के अनुसरण में नई राज्य विधानसभा गठित होती है, तो वह ऐसी नई राज्य विधानसभा यदि पहले विघटित ना हो जाए तो ऐसी अवधि तक बने रहेगी जो ठीक पूर्ववर्ती विधानसभा की शेष अवधि है, यानी वो शेष कार्यकाल के लिए काम करेगी। तो सेम है, लोकसभा का कार्यकाल के लिए भी हमने यही पढ़ा, विधानसभा के कार्यकाल के लिए भी हमने सेम चीज पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान के अनुच्छेद 327 में संशोधन हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 327 में इसमें संशोधन होगा अगर ये पारित हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन शब्द के पश्चात एक साथ निर्वाचन का संचालन शब्द जोड़ा जाएगा, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा, इसलिए एक साथ निर्वाचन का संचालन शब्द आर्टिकल नंबर 327 में जोड़ा जाएगा। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें कितने आर्टिकल में संशोधन हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जा रहा है। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जा रहा है, वो है आपका अनुच्छेद नंबर 82A। आपका संविधान में एक नया अनुच्छेद जुड़ेगा, इससे 82A एक नया अनुच्छेद जुड़ेगा। और कितने अनुच्छेदों में संशोधन हो रहा है, तो कितने अनुच्छेदों में संशोधन हो रहा है? सबसे पहले 83 में संशोधन हो रहा है, इसके बाद 172 में संशोधन हो रहा है और इसके बाद 327 में संशोधन हो रहा है। यानी आपका 83, 172 और साथ में आपका अनुच्छेद 327 से 3 अनुच्छेद में इससे संशोधन होगा। और इसके अलावा आपका एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या हमारे देश में इससे पहले एक देश एक चुनाव होता था, या यह पहली बार होगा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की बात कही जा रही है? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो एक साथ एक चुनाव की अवधारणा भारत में नई नहीं है, यानी यह पहले भी हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो 1951 से 1967 तक, 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए हैं। यानी आपका 1951 से लेकर 1956 पहली लोकसभा चली होगी, 56 से 61 दूसरी लोकसभा, फिर 61 से आपके चुनाव हुए तो 66 तक आपकी तीसरी लोकसभा। तो आपकी 3 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हुए हैं। एक देश एक चुनाव 1951 से 1968 तक
लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह परंपरा 1957, 62 और 67 के 3 आम चुनाव के लिए भी जारी रही। यानी आपका ये 3 आम चुनाव एक साथ हुए हैं, 52 से 57, 57 से 62, फिर 67 का भी एक साथ ही हुआ है। आगे, हालांकि कुछ राज्य विधानसभा का समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी। यानी 1968 और 69 में एक साथ चुनाव कराने में प्रॉब्लम आई थी। चौथी लोकसभा 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई। फिर 1971 में नए चुनाव हुए। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने 5 वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया, जबकि आपातकाल की घोषणा के कारण 5वीं लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद कुछ ही केवल 8वीं, 10वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा ने ही अपने कार्यकाल को पूरे किए। तो आप ये बोल सकते हो कि लोकसभा के 3 चुनाव और विधानसभा के 3 चुनाव साथ में हुए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लोकसभा पूरी 5 साल कार्य की, तो विधानसभा भी उसके साथ चुनाव हो जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब आपका आपातकाल लगा, तो आपातकाल के समय आपको पता है कि लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल बढ़ा सकती है संसद, तो संसद ने लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया। उस बीच राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया, जहां जहां राज्य में विपक्षी पार्टी की सरकार थी, उन पार्टियों को गिराना चालू किया, जिसके कारण एक देश एक चुनाव फिर आगे नहीं हो पाए। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, अगर आप देखेंगे कि कौन कौन सी लोकसभा, तो अगर आप देखेंगे जो पहली लोकसभा थी, पहली लोकसभा पूरे 5 साल के लिए काम की, दूसरी लोकसभा पूरे 5 साल के लिए काम की, तीसरी लोकसभा पूरे 5 साल के लिए काम की। लेकिन जो चौथी लोकसभा आई वो 3 साल 10 महीने में ही खत्म हो गई। फिर जो 5वीं लोकसभा आई, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो आपातकाल लगा था, तो आपातकाल के दौरान जो आपकी 5वीं लोकसभा थी, जो 5वीं लोकसभा थी, उसके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो आपातकाल के दौरान किसी भी लोकसभा के कार्यकाल को संसद एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। तो 5वीं लोकसभा ऐसी लोकसभा थी जिसके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो अगर इसके बाद देखेंगे तो यहां पर 2 साल कार्यकाल रहा, फिर 5-5 रहा, फिर 1 साल 3 महीने, 1 साल 6 महीने, 1 साल 1 महीना, 4 साल 4 महीने। तो आपको अगर पूछा जाए कि कितने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हुए, तो 3 बार। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो इसके बाद से एक देश एक चुनाव बंद हो गया। तो ये आपके ये चुनाव आपका पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो साथ में हुए थे। आगे देखते हैं, अगला है एक साथ एक चुनाव कराने के लिए जो समिति बनी है। तो एक साथ एक चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति बनी थी। भारत सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ एक चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। यानी आपके जो एक देश एक चुनाव वाला जो चुनाव, आपका एक देश एक चुनाव के लिए जो समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को क्या किया गया था? यह समिति बनाई गई थी जिसने एक देश एक चुनाव के ऊपर सर्वे किया, उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव कराना कितना उचित होगा। यानी ये एक आपका एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जा सकता है कि नहीं, ये उचित है कि नहीं, इस पर जांच करने के लिए समिति बनी थी, रामनाथ कोविंद समिति। तो याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद समिति ने 7 देशों के चुनाव प्रक्रिया का सर्वे किया। रामनाथ कोविंद ने 7 देशों के चुनाव प्रक्रिया का सर्वे किया। कौन कौन से देश थे? स्वीडन था, बेल्जियम था, जर्मनी था, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका था, इंडोनेशिया था, फिलीपींस था और जापान था। तो याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद ने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का सर्वे किया, उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो 7 देशों के चुनाव प्रक्रिया के स्टडी करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। कौन कौन सा? स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान। क्लियर है? तो ये चीज भी याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनी थी। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, पूरा चीज आपको पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, इनके पहले कौन राष्ट्रपति थे, इनके बाद कौन राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति से वहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं कि रामनाथ कोविंद की जो समिति है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने क्या सिफारिशें की, तो देख लेते हैं।
कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण क्या है? समिति ने एक साथ चुनाव की व्यवस्था को 2 चरणों में लागू करने की सिफारिश की। यानी रामनाथ कोविंद समिति ने 2 चरणों में इस पूरे एक चुनाव, जो एक देश एक चुनाव, उसको लागू करने की सिफारिश की थी। चरण 1 क्या था? लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना। यानी सबसे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराओ। फिर चरण 2 है लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत के चुनाव भी एक साथ कराओ। यानी सबसे पहले आपका लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के पश्चात 100 दिनों के भीतर नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव भी एक साथ हो। यानी ये 2 चरणों में इन्होंने बोला, पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव कराओ, दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बाद नगरीय निकाय 100 दिनों के अंदर नगरीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव कराओ। अगला, मतदाता सूची और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र एक साथ बनाने की प्रक्रिया। क्या होता था जब एक देश एक चुनाव हो रहा था, आपका जब अलग अलग चुनाव हो रहा था तो हर चुनाव की मतदाता सूची अलग बनानी पड़ती थी, जिसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है। तो यहां पर एक देश एक चुनाव होगा तो सबसे पहले क्या होगा, दोनों की ज्वाइंट मतदाता सूची बन जाएगी, तो उसमें खर्चा बचेगा। इसके अलावा जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र भी बनाया जाए। तो क्या लिखा है, समिति ने राज्य चुनाव आयोग, समिति ने क्या किया है कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने में उनकी अक्षमताओं को उजागर किया और सरकार के सभी तीनों स्तरों के लिए एकल मतदाता सूची बनाने की सिफारिश की, और एकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो आपका वोटर आईडी होता है उसको बनाने की सिफारिश की। इससे दोहराव और त्रुटियों में कमी आएगी और मतदान अधिकारों की रक्षा होगी। तो याद रखिएगा, आपका वोट देने का अधिकार आर्टिकल नंबर 326 के तहत है, वयस्क मताधिकार, वो भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब राजनीतिक दलों ने क्या प्रतिक्रिया दी। यानी जब रामनाथ कोविंद ने राजनीतिक दलों से चर्चा की अपनी सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए, तो कितने राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव के लिए राजी हुए और कितने राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव का विपक्ष में रहे, वो देखते हैं। 47 राजनीतिक दलों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। यानी जब रामनाथ कोविंद ने उनसे चर्चा की तो 47 राजनीतिक दलों ने क्या किया, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 32 दलों ने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और सामाजिक सद्भाव जैसे लाभों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। यानी 47 में से 32 दलों ने क्या किया, इसका समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने संभावित लोकतंत्र विरोधी प्रभाव और क्षेत्रीय दलों के हाशिए पर जाने से जुड़ी चिंताएं व्यक्त की। यानी आप बोल सकते हो कि 32 दलों ने इसका समर्थन किया था, जबकि 15 दलों ने क्या किया था, इसका अपोज किया था कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो जो क्षेत्रीय पार्टी है वो सभी खत्म हो जाएगी और लोकतंत्र विरोधी प्रभाव आएगा, क्योंकि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो राज्यों का कोई मुद्दा नहीं रहेगा, पूरा मुद्दा देश का मुद्दा हो जाएगा। तो देश में जिस तरीके का मुद्दा चल रहा होगा राज्यों में भी उन्हीं की सरकार बन जाएगी जो कि लोकतंत्र के विरोधी है। ऐसा करके इन्होंने चिंता जताई थी। अब देखते हैं, अब यहां पर संयुक्त संसदीय समिति। अब आपको पता है कि एक देश एक चुनाव जो आपका जैसे ही विधेयक आपके कानून मंत्री ने पेश किया, जैसे ही विधेयक आपके कानून मंत्री ने पेश किया तो विधेयक पेश करने के समय क्या हुआ, उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने की बात आई। तो संयुक्त संसदीय समिति क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर पढ़ते हैं संयुक्त संसदीय समिति, जिसे कि जेपीसी कहते हैं, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी एक तदर्थ समिति है। तदर्थ समिति का मतलब होता है अस्थायी समिति। यानी जो आपकी संयुक्त संसदीय समिति है वो एक अस्थायी समिति है। अस्थायी समिति कब गठित होती है, किसी मुद्दे पर, किसी विधेयक पर चर्चा करने के लिए संसद के द्वारा संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। जैसे ही ये अपनी रिपोर्ट देंगे वैसे इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो ये एक अस्थायी समिति है। तो याद रखिएगा, जेपीसी एक तदर्थ समिति है जो किसी विशिष्ट विषय या विधेयक की गहन जांच के लिए संसद के द्वारा स्थापित की जाती है। यानी जेपीसी का गठन कौन करता है, संसद करती है। इसमें दोनों सदनों के साथ साथ सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के सदस्य शामिल होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के एक ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाए। यानी सबसे पहले आपको यह समझ आना चाहिए कि जो संयुक्त संसदीय समिति बनती है ये कौन गठित करता है, संसद। अब संसद ही यह तय करेगी कि संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होंगे। संसद ही तय करेगी कि संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होंगे। अब यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए, मान लेते हैं कि एक संयुक्त संसदीय समिति बनी जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य को जाना है, मान लेते हैं, क्योंकि संसद समिति के सदस्य तय कर रही है। मान लेते हैं एक संसदीय समिति संसद ने तय की जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्यों को जाना है।
तो अब ये 15 सदस्य का चुनाव कैसे होगा कि कौन जाएगा? तो देखो, जिस तरीके से अनुपात रहता है, जैसे अभी मान लेते हैं लोकसभा में बीजेपी के कितने सांसद हैं, कांग्रेस के कितने सांसद हैं, या आपके आम आदमी पार्टी के कितने सांसद हैं, या समाजवादी पार्टी के कितने सांसद हैं, तो इनका मान लेते हैं जितने लोकसभा के सांसद हैं उसमें 50% बीजेपी के सांसद हैं, मान लेते हैं, ठीक है। 30% कांग्रेस के सांसद हैं, ऐसा मान लेते हैं। आम आदमी पार्टी के मान लेते हैं 10% सांसद है, और आपके जो समाजवादी पार्टी के 10% सांसद है। तो अगर यहां पर जो 15 सदस्य यहां पर हैं, तो ये 15 सदस्य लोकसभा से जाना है, तो क्योंकि बीजेपी के 50% सदस्य हैं लोकसभा में, तो ये 15 के 50% सदस्य वही होंगे जो बीजेपी चाहती है भेजना। 30 सदस्य कांग्रेस में, 30% कांग्रेस का है लोकसभा सीटें, तो 15 का 30% कांग्रेस तय करेगी कि कांग्रेस कौन सदस्यों को भेजना चाहती है, वैसी आप और समाजवादी पार्टी। यानी यहां पर जितना लोकसभा की सीटों का अनुपात है उनके बीच उतना ही अनुपात इन सदस्यों में होगा। सेम राज्यसभा में भी होगा, राज्यसभा में भी पार्टियों से आते हैं, तो उस तरीके से राज्यसभा में भी यह तय किया जाएगा कौन सी पार्टी अपने किस नेता को भेजना चाहती है। तो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरीके से इनका बहुमत होता है, बहुमत के आधार पर ये सदस्यों को अपनी अपनी पार्टी अपने सदस्यों का नाम भेजती है और उनको फाइनल किया जाता है उस समिति के लिए। क्लियर है? अब यहां पर जो ये 15 लोकसभा के मेंबर जाएंगे, तो ये 15 लोकसभा के मेंबर में से ही लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, एक व्यक्ति को उस समिति का सभापति बनाएगा। यानी जो लोकसभा के मेंबर होंगे उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा इस समिति का सभापति नियुक्त करेगा। तो याद रखिएगा, समिति में कितने सदस्य होंगे ये फिक्स नहीं होता, संसद तय करती है कि कितने सदस्य होंगे। मैं केवल एग्जांपल के लिए 15-10 ऐसे लिखा हुआ। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि जो लोकसभा के मेंबर है जो इस समिति के सदस्य बनेंगे उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, समिति का सभापति बनाएगा। तो वही लिखा है, इसमें दोनों सदनों के साथ साथ सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्य शामिल होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के एक ऐसे सदस्य के द्वारा की जाएगी जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाए। आगे, संसद जेपीसी की संरचना निर्धारित करती है और सदस्यों की संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यानी कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं है कि समिति में इतने सदस्य होंगे, संसद तय करती है कि जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने सदस्य होंगे। आगे, समिति को कार्यकाल या कार्य पूरा करने के पश्चात भंग कर दिया जाता है। यानी समिति अपना जैसे ही अपनी रिपोर्ट देगी वो भंग हो जाती है। आगे, समिति की सिफारिशें सलाहकारी होती है। यानी जो आपकी संयुक्त संसदीय समिति जो सिफारिश देगी वो केवल सलाहकारी होती है, सरकार के लिए उसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। यानी संयुक्त संसदीय समिति जो भी सलाह देती है वो आपका सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है, उसको फॉलो करना सरकार के लिए जरूरी नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं अब तक कितनी संसदीय समिति का गठन किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका बोफोर्स घोटाला 1987 में आपकी जेपीसी बनी थी। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला 1992 में आपका संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला 2001 में संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। ये आपका ये दो स्पेशली है, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब से चल रही है, जब से आपकी मोदी गवर्नमेंट चल रही है तब के समय में दो संसदीय समिति बनी है, संयुक्त संसदीय समिति। एक है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी 2016 में संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। फिर था व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। यानी मोदी गवर्नमेंट में 2016 और 2019 में संयुक्त संसदीय समिति बनी है। अब जो संयुक्त संसदीय समिति बनी है, अब आपका एक देश एक चुनाव के लिए जो जेपीसी घोषित है, यानी जो संयुक्त संसदीय समिति बनी है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पीपी चौधरी। याद रखिएगा कि अभी जो आपकी जेपीसी बनी है, ये जेपीसी में टोटल कितने मेंबर होंगे, ये जेपीसी में टोटल 39 मेंबर हैं। 39 मेंबर है जिसमें 27 मेंबर लोकसभा से जाएंगे जबकि 12 मेंबर राज्यसभा के होंगे। याद रखना है, जो अभी एक देश एक चुनाव के लिए संसदीय समिति बनी है उसमें 39 मेंबर तय हुए हैं जिसमें 27 मेंबर लोकसभा के होंगे, 12 मेंबर राज्यसभा के होंगे। और लोकसभा अध्यक्ष ने क्या किया, इन्हीं 27 मेंबर में से पीपी चौधरी, इन्हीं 27 मेंबर में से पीपी चौधरी को इस समिति का क्या बना दिया है, सभापति बना दिया है। यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या किया, यही 27 लोकसभा सदस्यों में से एक व्यक्ति पीपी चौधरी जो कि राजस्थान के पाली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आए हैं, पीपी चौधरी को क्या किया गया है, संयुक्त संसदीय समिति का सभापति बनाया गया। तो याद रखिएगा
पीपी चौधरी इस समिति के अध्यक्ष यानी सभापति बने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए लोकसभा सचिवालय ने जेपीसी घोषित कर दिया है। जेपीसी में कुल 39 सदस्यों को शामिल किया गया है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, एक देश एक चुनाव के लिए 129 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। किसने पेश किया? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। याद रखिएगा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विधेयक को पेश किया। अब याद रखिएगा, कोई भी विधेयक जब पेश किया जाता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाए, पहले सदस्यों की सहमति ली जाती कि आप इस विधेयक को पेश करने की अनुमति देते हैं। तो जब सहमति मिलती है तब विधेयक पेश किया जाता है। तो जब अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश करने के लिए लाए, तो ऐसी स्थिति में वोटिंग कराई गई कि कितने लोग इस विधेयक को पेश करने के फेवर में और कितने लोग अपोज में हैं। तो याद रखिएगा, 129वां संविधान संशोधन विधेयक को पूरा स्थापित करने के लिए 263 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। यानी 263 लोग इस विधेयक को पेश करने की सहमति दिए थे, जबकि 198 लोग विधेयक को पेश ना करने के लिए बोले थे, यानी असहमति जाहिर किए थे। तो यहां पर क्योंकि सहमति ज्यादा थी तो विधेयक को पेश किया गया। क्लियर है? अब विधेयक कहां चला गया है? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी आपका संयुक्त संसदीय समिति के पास चला गया है। अब संयुक्त संसदीय समिति उस पर विचार कर रही है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको एक देश एक चुनाव से संबंधित जो भी चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, जो आपके प्रीलिम्स या व्यापम के पेपर में, उसको यहां पर मैंने डिस्कस किया है। मैंने वहां पर अभी मैं नहीं गया कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, क्योंकि वो मेंस का टॉपिक है। और अभी हमारे आने वाले जो पेपर हैं वो प्री के पेपर हैं, या कोई व्यापम का अगर एग्जाम आ रहा है तो वो होगा। तो वन डे एग्जाम की अभी ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इनमें उन मुद्दों को चर्चा की जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? और काफी मेहनत से मैंने सभी चीजों को कलेक्ट किया, एक साथ जोड़ा है। तो अगर आपको ये वीडियो में ये प्रयास अच्छा लगा होगा कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, वीडियो में चीजें क्या आपको अच्छी लगी, क्या चीजें खराब लगी, जो आपको मर्जी आप बताइएगा। ठीक है? तो चलिए खत्म करते हैं। आज की यही जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।